आचार्य जी, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि आपके योग की जो ये साधना है, इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? मुझे 9 वर्ष का था तो मुझे कराटे से बहुत लगाव था जी। हम एक मित्र मिले, कहे ढाकाराम जी आपको कराटे में कंसंट्रेशन चाहिए। तो धीरे धीरे हमारा योग में रुचि हुआ। शरीर को तोड़ने मरोड़ने का शौक तो हमें था ही। कोई शरीर के पीछे भाग रहा है, कोई मन के पीछे भाग रहा है, कोई किताबों के पीछे भाग रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि योग ने मुझे मोह लिया। हम सब मानते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। इक्कीस जून आने वाला होता है तो हम लोग 100 काउंटडाउन भी करते हैं और हम एक्टिवेट हो जाते हैं। तो बाकी दिन का क्या प्रभु? क्या मानते हैं कि आज भी योग आध्यात्मिक साधना है? तो कुछ साधना की दृष्टि से कर रहे हैं, कोई फिजिकल फिटनेस की दृष्टि से कर रहे हैं। तो योग आप जिस भी दृष्टि से करते हैं ना, वो आपको फलीभूत हो जाता है। और योग जो है हम सिर्फ शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है। योग हमारे शरीर के विकास के साथ हमारे मन का भी विकास करता है। तो स्ट्रेस में कभी भी काम बढ़िया नहीं हो सकता, स्ट्रेस में काम बिगड़ेगा। तो इसलिए आप योग करें और स्ट्रेस से फ्री रहें। योग सबको बदल देता है लेकिन हम किसी को बदल नहीं सकते। तो साधना करने से बदलाव आएगा, कहने से नहीं आएगा। योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने की साधना है। सांसों में जब शांति का दीप जलता है, तन ही नहीं मन भी खिलता है। योग वो शक्ति है जो हर दर्द हर लेती है और जीवन को नई ऊर्जा से भर देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज और मैं हूं आकाश अग्रवाल। 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। ऐसे समय में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने हजारों लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन की राह दिखाई। हम बात कर रहे हैं योगाचार्य ढाकाराम सापकोटा जी की, जो जयपुर स्थित योगपीठ संस्थान के संस्थापक हैं और पिछले कई दशकों से योग, ध्यान, एक्यूप्रेशर, सोजोग थेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। योगाचार्य ढाकाराम जी का मानना है कि योग सबको बदल सकता है, लेकिन हम किसी को नहीं बदल सकते। यही सोच उन्हें एक साधारण योग शिक्षक से हजारों लोगों के प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित करती है। आज के इस खास पॉडकास्ट में हम जानेंगे उनकी योग यात्रा, योग के बदलते स्वरूप, युवाओं की चुनौतियों और महिलाओं के स्वास्थ्य, तनाव, नशा मुक्ति और स्वस्थ समाज के निर्माण में योग की भूमिका के बारे में। तो आइए स्वागत करते हैं योगाचार्य ढाकाराम जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका NSC9 न्यूज के इस खास पॉडकास्ट में। आपको भी हमारा मुस्कुराता नमस्कार। बहुत बहुत आभार, आपने इतने अद्भुत कार्यक्रम में हमें बुलाया था कि हमारे माध्यम से आज के दिन हजारों लाखों लोग इसके लाभान्वित होंगे। और सर, आचार्य जी, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि आपके योग की जो ये साधना है, इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? ये अद्भुत है। शायद जैसे आज आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई आकाश जी, शायद भगवान ने मुझे इससे निमित्त बनाया था, उन्होंने बनाया है, इसलिए शायद हुआ। मुझे 9 वर्ष का था तो मुझे कराटे से बहुत लगाव था जी। जब कराटे सीखने की चाहत हुई 9 वर्ष की उम्र में, जब हम कराटे सीखने लगे, हम एक मित्र मिले, कहे ढाकाराम जी आपको कराटे में कंसंट्रेशन चाहिए। क्या चाहिए? कंसंट्रेशन। और हम आपको बता दें, हम कराटे सीखते थे तो हमारा पूरा गेम 2 मिनट में खत्म हो जाता था। साल भर की मेहनत जो है 2 मिनट में आपने नंबर कम ज्यादा लिए तो फिनिश। तो उन्होंने कहा कंसंट्रेशन की जरूरत है। और ब्रूस ली साहब भी ध्यान किया करते थे। तो धीरे धीरे हमारा योग में रुचि हुआ। शरीर को तोड़ने मरोड़ने का शौक तो हमें था ही। तो हमने पहले किताबों के माध्यम से शुरू किया, फिर हमें SK जिंदल साहब गुरुजन मिले,
तो इस तरह से हमारी चीज़ें शुरू हुई। तो 9 वर्ष की उम्र से लेके अभी तक तो निरंतर चल रहा है। हमको पता नहीं था कि हमारी छोटी सी शुरुआत जिसने हमने कल्पना भी नहीं की, तो सोचा भी नहीं था कि आज एक लाखों लोगों के बीच में हमें लाएगा और हम लाखों लोगों के चेहरे के मुस्कुराहट बन जाएंगे, ये हमें पता चला। काफी लोगों के चेहरों पे आपने मुस्कान बिखेरी और कईयों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ और आज वो एक स्वस्थ जीवन शैली जी रहे बिल्कुल। हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपके जो योग की शुरुआत थी, आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे, जहां से आपको योग करने की एक प्रेरणा मिली? मैंने आपको कहा मुझे कराटे से लगाव था, उसका जब मैं योग में गया तो मेरी दोनों चीज़ पैरेलल चल रही थी जी। और साथ में फिर मैंने एक्यूप्रेशर भी सीखने लगा, साथ में एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी, मैं बहुत सारी थेरेपियाँ मैं धीरे धीरे सीखता गया। तो फाइनली जाके मुझे रियलाइज हुआ 93 में मैं योगा सिखाने लग गया था। 89 में आई स्टार्टेड जी। तो 98 में लगा कि ढाकाराम में योगा सिखा रहे हैं तो क्यों नहीं उसको संस्था के रूप में चालू किया जाए। तो मेरे मित्र शरद ठाकुर के साथ मिलकर हमने योगा पीस संस्थान का वो किया। जी। करते 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 जब हमने 10 से 15 तरह की सिस्टम को लर्न किया तो हमें समझ में आया कि योगी है जो हमको बदल सकता है और कोई चीज़ बदल नहीं सकती। तो और ट्रीटमेंट का और सिस्टम जो है ट्रीटमेंट का पार्ट है, आप बीमार हुए इलाज हो गया तो और सिस्टम में एक हॉलिस्टिक अप्रोच हमें नज़र नहीं आई। और गुरुजनों से मिल मिल के आपने कहा कि मेरा भाव जब मेरे गुरुजनों से मिला, उनके जीवनचर्या को देखा, उनसे मोटिवेट हुआ, उनके हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग से मुझे इफेक्ट हुआ। तो मैं इस तरह से योग के कई गुरुजनों से मिलना हुआ। मुझे लगता है भारत के लगभग सभी गुरुजन से मुलाकात हुआ। तो जैसे जैसे मिलते गए, उसको समझते चले गए, उससे प्यार बढ़ता चला गया। क्या हुआ? प्यार बढ़ता चला अब तो अथाह प्रेम है योग से। तो अभी तो हम योग में ही जीते हैं, योग में ही खाते हैं, योग में ही पीते हैं, उसके सिवा हमें कुछ नज़र नहीं आता है। क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि होलिस्टिक अप्रोच जो है दुनिया में कहीं मिलता नहीं है। क्योंकि कोई शरीर के पीछे भाग रहा है, कोई मन के पीछे भाग रहा है, कोई किताबों के पीछे भाग रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि योग ने मुझे मोह लिया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 1989 से शुरू हुआ ये सफर आपके व्यक्तित्व को इस तरीके से निखार दिया कि आज किसी चीज योग के अलावा कोई चीज दिखाई नहीं देती। हाँ जी, मुझे हर चीज में योग दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी चीज है। हमें ऐसे कोई योग बताएं। अगर आज हम इस चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठे बैठे ऐसे कौन से योग हो सकते हैं जिन्हें किया जा सकता है बहुत आसान तरीके से? देखिए, ये आपने अच्छा सवाल किया। चेयर पे बैठे बैठे एक्चुअली पहले हमें आसन को समझने से पहले योग को समझना चाहिए, जो कि योग का मतलब है परम आनंद की अवस्था। कौन सी अवस्था? परम आनंद की अवस्था। और मुझे लगता है कि सृष्टि में रहने वाला हर एक प्राणी जीवन को आनंदित करना चाहता है। क्या करना चाहता है? आनंद करना चाहता है। लेकिन अगर मेरे घुटने में दर्द है और मैं कहूँगा ध्यान करो, आनंद में रहो, तो मैं रह पाऊंगा क्या? नहीं रह पाऊंगा। इसलिए कुर्सी में बैठने वाला तो मैं बताऊंगा, बहुत सारी सिंपल क्रियाएं हैं। अगर मैं अगर मैं हाथों को बगल में उठाता हूँ, इस प्रकार से रोल करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। ये आपने सिंपल लिया और अपने हाथ को सामने मिला करके अपने हाथों को धीरे धीरे रोल किया। देखिए इस प्रकार से। इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आकाश जी है ना। तो इस प्रकार से वी कैन डू ये। जब हम इसको गोला, बड़े से बड़ा गोला बनाएंगे और अपने पीछे भी कोहनियों को मिलाने का कोशिश करना। आप भी करेंगे क्या? नहीं, देखेंगे, दर्शकों को दिखाएंगे भी। देखो इस प्रकार से वेरी सिंपल। तो जितनी बार हमने क्लॉकवाइज किया उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज करने से हमारे कंधे का जकड़न है, गर्दन का स्टिफनेस है। आजकल हम ऑफिस में कार्य करते हैं, आपने देखा होगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्याएं डे बाय डे बढ़ रही हैं, फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, पीठ में जकड़न है। इस तरह की समस्याओं के लिए ये बहुत आसान दिखने वाला क्रिया बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन हम कुर्सी पे कर सकते हैं। अभी जैसा मैंने दिखाया दर्शकों को, क्या होता है आपने भी देखा होगा आकाश जी, जब हम करते हैं लोग ऐसा करते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। ये उनका भाव रहता है ज्यादा करना है, 10 बार किया, 15 बार किया। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ऐसा कहता हूं कि कम खाओ, अच्छा खाओ, कम करो, अच्छा करो।
इस क्रिया के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि इसको करने में, एक राउंड को करने में कम से कम 15 से 20 सेकंड लगते हैं। जी बिल्कुल। तब जाके हमारा, और जितना धीरे करेंगे उतना हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होगा, हमारे जोड़ों में स्ट्रेच आएगा, वहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वो फ्लेक्सिबल होने के साथ स्ट्रेंथन होंगे। तो 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज और 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। इस पूरी प्रक्रिया को करने में मैंने तो आपको सिर्फ दिखाया था, लगभग 3 मिनट लगता है। तो कभी कभी हम नाम तो बता देते हैं, ये वाला आसन करो, एक वाला क्रिया करो। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, टीवी के माध्यम से मुझे हजारों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है। लेकिन क्या होता है, जब हम सर्च करते हैं तो इस बारे में तो बहुत कोई भी डाल देता, तो वो अच्छा भी है और बुरा भी है, आधी अधूरी जानकारी है, आधी अधूरी। तो इसलिए हमको देखना पड़ता है कि क्या परफेक्ट है। तो ये जैसे आपने कहा, कुर्सी पे बैठे मैंने आपको करके दिखाया, और दर्शक लोग आप भी उसको करके अनुभव कर सकते हैं। तो सिंपल है, 20 सेकेंड फॉर 1 सर्किल, 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, देन ऑब्जर्वेशन। जब हम योग की बात करते हैं आकाश जी, तो आंखें बंद करके जब एकदम मस्ती से करते हैं ना, तब हमारी शरीर के साथ हमारी मन का भी कल्याण होता है। एक हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है, मैं खुद की जीवन शैली की बात करूं तो हमारी रूटीन लाइफ ऐसी हो गई है कि हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं। हमको ज़्यादा घूमने का वक्त नहीं मिल रहा, अपने शरीर को मोड़ने का वक्त नहीं मिल रहा। योग करे तो कैसे करे, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें? अरे आपने गजब की बात कर दी। पता है, आप बोलते हैं कि आप कुर्सी में कितनी देर बैठे रहते हैं, मुझे बताइए आप। हमारी तो पूरी ड्यूटी हो जाती है। कितना आवर्स? 7-8 घंटे। कितने आवर्स होते हैं एक 24 घंटे में? हर युवा ये बात बोलता है, बड़ा मुझे गजब लगता है। मेरे ऐसा बुढ़ा आदमी 18 घंटे काम करता है, कितना? 18। और आप जैसे युवा बोलता है 7-8 घंटे में थक जाते हैं। तो बाकी जो समय है, तो हम अपने शरीर के लिए अगर 1 से 1.5 घंटा देंगे आकाश जी, मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को बोल रहा हूँ, आप जैसा युवा मेरे को हमेशा सवाल पूछता है, अभी टाइम नहीं है, टाइम। अरे टाइम तो तुम्हारे पास बहुत है, हमको करने का जरूरत है। तो अगर आप ऑफिस में बैठे बैठे भी कंधे की ऐसी चीज़ें, और बहुत सारे ऐसे आसन हैं, आप चेयर के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि आप चेयर में बैठने का तरीका सही होना है। क्या होना है? सही तरीका होना। जैसे अभी हम बैठे हैं तो थोड़ा सा बॉडी हमारा ऐसा है ना। उसमें क्या होता है, मेरे प्यारे युवाओं, आपसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो जब हम ऐसा झुक करके बैठते हैं ना, तो जो है ना, ये डायफ्राम नीचे होता है। डायफ्राम नीचे होगा तो हमारा जो लंग्स है, हमारा हार्ट एक कंप्रेशन होता है। और आपको मालूम है, ये मुट्ठी भर का हार्ट है, लेकिन बहुत काम का है, बहुत काम का है ना। बिल्कुल। उसको भी बेटा सांस लेने का समय देना है। और जब हम झुक के बैठते हैं तो पेट भी आगे आता है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कहीं भी बैठते हैं तो आप सीना तान के बैठेंगे ना। क्या से? सीना तान के। तो ऑक्सीजनेशन भी ज़्यादा जाएगा, बॉडी में भी ऊर्जा आएगी, और काम पे आप ऊर्जावान होकर करेंगे। तो इस तरह से 8, 9, 10 घंटा करें, वो दिक्कत नहीं, अपने आप को रिचार्ज कर लिया करें। क्या क्रिया करें? रिचार्ज करें। जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म होती है तो क्या करते हैं हम लोग? रिचार्ज करना। इसी तरह से योग आपको रिचार्ज करता है। अगर आप नियमित योग का अभ्यास करेंगे तो आप ऑफिस में बैठे हैं, पहाड़ों में बैठे हैं, भाटे पे बैठे, आप हमेशा एनर्जेटिक और मस्त रहेंगे। जैसे बैठे बैठे कई बार मुद्रा ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है हमारी, तो करना भी चाहिए। तो वो चीज सही है। हाँ, क्यों नहीं। अगर आप बैठे हैं, थोड़ा सा हर 1-2 घंटे में मुद्रा को थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे मैंने अभी स्कंद का बताया था, जैसे अभी स्क्रीन में, क्योंकि हाथ ऊपर एकदम स्ट्रेच है, जैसे हाथ आपने ऊपर लिया, मैं दर्शकों को दिख रहा हूँ शायद पूरा, है ना। ये हाथ आपने ऊपर लिया, इंटरलॉक आवर फिंगर्स, स्ट्रेच किया, है ना, इस तरह से। देन पूरा शरीर को तानना, जितना आप तान सकते हैं। अब इसको आपको कहीं जाना तो है नहीं, आप कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, सोफे के ऊपर बैठे हैं, ऐसा कम से कम 1 मिनट आपने ताना। फिर धीरे धीरे आप हाथों को नीचे लेके, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं लेके आए, फिर आपने वापस आराम किया। इसको करने में भी प्यारे मित्रों कितना समय लगता है मालूम है? वापस 3 मिनट। क्यों? हाथों को ऊपर ले जाने में आधा मिनट, नीचे लाने में आधा मिनट, 1 मिनट हम होल्ड करेंगे और 1 मिनट ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन गिव अ पीस एंड काम। बिना ऑब्जर्वेशन के पीस और काम नहीं होता। इसलिए मैं योग के बारे में बोलता हूँ, दे गिव्स अ होलिस्टिक अप्रोच। जी। इस बार दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने जा रही है 21 जून को। जी। और हर साल 21 जून को बनाया जा रहा है। जब आपने योग की शुरुआत की, उस वक्त योग का इतना चलन नहीं था, या कहें कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पुराने हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, वो योग को ज़्यादा महत्व दिया करते थे। लेकिन जो नई जनरेशन है, योग को इतनी तवज्जो नहीं दिया करती थी।
अब जब से योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है उसके बाद से काफ़ी ख्याति मिली है, तो किस तरीके से आप इस योग दिवस को देखते हैं और दुनिया भर में आज भारत का नाम योग को लेकर पहचाना जा रहा है? मुझे अच्छा लगता है, वी आर वेरी प्राउड, है ना, भारत के माध्यम से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जी। और मुझे लगता है आकाश जी, इतना बड़ा योग दिवस दुनिया में कहीं भी कोई दिवस नहीं मनाया जाता। बोलते हैं ना दिवस, डे, बहुत गुड डे है, पता नहीं कौन कौन से डे मनाए जाते हैं, तो इतना बड़ा दिवस मनाया नहीं जाता। इवन न्यू ईयर भी इतना बड़ा नहीं मनाया जाता। मेरे ख्याल से मोर देन 170 देश इसको सेलिब्रेशन करते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि हम सब मानते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो ये जो 21 जून है, अभी हमारा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चल रहा है। जब 21 जून आने वाला होता है तो हम लोग 100 काउंटडाउन भी करते हैं और हम एक्टिवेट हो जाते हैं। तो बाकी दिन का क्या प्रभु, तो योग दिवस तो रोज होना चाहिए। या तो ऐसा करो कि साल में एक बार खाना खा लो, साल में एक बार पानी पी लो, है ना, ऐसा तो नहीं करते हो आप। लेकिन योग साल में एक बार क्यों? तो ये तो सेलिब्रेशन रोज होना चाहिए। तो अभी आप सभी से दरख्वास्त है कि आज 21 दिन हमको सुनने के बाद ना शुरू हो जाना योग करना, कि मुझे जैसा मैं खाना खाता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, वैसे ही योग को भी अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाऊंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय लेना है। क्या होता है का, जब सिर दर्द होता है ना, कम वक्त तभी डिस्प्लिन की याद आती है। अदरवाइज तो सोचते हैं कि काहे का सिर, काहे का दर्द। हाँ, सही बात है ये। योग आज के आध्यात्मिक साधना की तरह रह गया है या फिटनेस बनकर रह गया है? क्या मानते हैं कि आज भी योग आध्यात्मिक साधना है? देखिए, अभी तो मैं इस बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बोलता, हर तरह के प्राणी हैं। क्या है? हर तरह के प्राणी। तो कुछ साधना की दृष्टि से कर रहे हैं, कोई फिजिकल फिटनेस की दृष्टि से कर रहे हैं। तो योग आप जिस भी दृष्टि से करते हैं ना, वो आपको फलीभूत हो जाता है। मैं तो योग के लिए कहता हूँ, आप अच्छा करोगे तो आपका व्यापार अच्छा होगा। गृहिणियाँ क्या करेंगी तो गृहिणियाँ स्वस्थ रहेंगी। अगर योग करके खाना बनाएंगे तो खाना स्वादिष्ट हो जाएगा। योग करके बच्चे पढ़ाई करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। तो योग तो जहाँ लग जाए ना, वो तो जादू की छड़ी है, जो मुझे लगता है। क्या लगता है? जादू की छड़ी। लेकिन आजकल योग आदमी फिटनेस के दृष्टि से ज्यादा कर रहा है। किसकी दृष्टि से? फिटनेस के लिए। तो योग का जो एसेंस है फैल तो रहा है, कोई शंका नहीं है, आज वर्ल्ड मान रहे हैं। लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा मेरे बहुत सारे योग मित्रों को, योग प्रेमियों को या योग शिक्षकों को। हम योग को एक्सरसाइज के रूप में करा रहे हैं। किसके रूप में? एक्सरसाइज के रूप में। तो एक्सरसाइज के रूप में करने में बुराई नहीं है। हम कहते हैं कुछ नहीं करने से अच्छा हमने अगर सड़क के किनारे खड़े होके आकाश से हाथ भी ऐसा हिलाया ना, क्या हिलाया, तो कुछ मांसपेशियां एक्टिवेट होंगी, कुल सेल्स एक्टिवेट होंगे, तो उसमें बुराई नहीं है। लेकिन हम मन से सुकून नहीं है। क्या नहीं? मन से सुकून। और योग जो है हम सिर्फ शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है। योग हमारे शरीर के विकास के साथ हमारे मन का भी विकास करता है। इतना ही नहीं, मन के विकास के साथ हमारे आध्यात्मिक विकास होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक। जब हमारा आध्यात्मिक विकास होता है तो हमारे अंदर वासुदेव कुटुंबकम, क्या बोलते हैं, वासुदेव, वो भाव हमारे जंजरित होते हैं। अगर हम अच्छे योगी हैं तो हमारे अंदर भाव होना चाहिए कि सब अपने हैं, एक अपनत्व का भाव आना चाहिए। मेरे में थोड़ा थोड़ा फूटने लगा है, कब फूटेगा पता नहीं। आई एम एंजॉइंग टू मच इन आवर लाइफ। सबको देखता हूँ तो बहुत प्यार उमड़ता है, लगता है अपना ही है। योग और जिम दोनों में आपने बताया कि योग को कई लोग आज भी एक्सरसाइज की तरह ले रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या उसको आप फिल्टर करेंगे, योग और जिम? देखिए, मैं किसी भी चीज़ के कंपैरिजन तो नहीं करता हूँ। अगर मैं आप ही पे छोड़ देता हूँ क्या बेहतर होना चाहिए। मैं कई मित्रों से मिलता हूँ, बॉडी तो बहुत ज़बरदस्त है, लुक्स लाइक ए ही मैन, लेकिन जब वो चलते हैं बॉडी के अंदर स्टिफनेस रहता है। तो मैं हर जिम करने वाले को बोलता हूँ कि आपका शरीर तो बहुत सुंदर बन गया, उसको मन को भी सुंदर बनाओ। क्या करो? मन को भी सुंदर बनाओ। तो अगर जिम करने वाले मेरे भाई बंधु, मेरा युवा, अगर जिम के साथ योग को जोड़ दे, क्या कर दे? योग को अगर जिम के साथ जोड़, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जिम से आप शरीर से तो स्वस्थ रह सकते हो लेकिन मन से स्वस्थ नहीं हो। इसलिए कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि शरीर हट्टा कट्टा है लेकिन अंदर से मतलब वो कितना दिमाग लग गया है, इस तरह से मन विचलित रहता है। और विचलित मन को शांत करने के लिए प्राणायाम बहुत ही शानदार साधना है। तो मेरे सभी जिम करने वाले भाई बंधु, अगर
उसके साथ 15 से 20 मिनट अगर आप 1 घंटा जिम करते हैं, अगर आपने 15 से 20 मिनट प्राणायाम किया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो अच्छी बात है, नहीं करने से अच्छा जिम कर रहे हो, आप शरीर के प्रति अवेयर हो, स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हो, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ आप प्राणायाम भी ऐड कर दें। और जिम के साथ मैं जिम वाले बंधुओं को कहना चाहूँगा, डिफरेंस तो बहुत है। जिम सिर्फ तन को स्वस्थ रखता है, किसको रखता है? तन को। लेकिन योग मन और आत्मा को भी स्वस्थ रखता है। जिम आपका स्वास्थ्य दिखाता है, आप बाहर से बलिष्ठ हो सकते हैं, और योग आपको मन से बलवान बनाता है। जिम आपको बाहर की दुनिया में लेके जाता है, योग आपको अंदर की दुनिया में लेके जाता है। बहुत सारे ऐसे फर्क हैं, लेकिन एनीवे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जिम करते हैं वो प्राणायाम जरूर करें और इस तरह के आसन करें जिससे हमारे स्पाइन का सदुपयोग हो, हमारे पैरों का सदुपयोग हो। योग उम्र को भी बढ़ाता है, और जिम की तो हमने कई ऐसी खबरें देखी हैं कि जिम करने वालों का जल्दी देहांत हो जाता है, या जल्दी कोई ना कोई कार्डियक अरेस्ट, वो क्या बोलते हैं, कार्डियक तो, अरेस्ट। तो कई सारी ऐसी चीजें, बीमारियां उनको अचानक से होती हैं, और अचानक से पता ही नहीं चलता, जीवन लीला खत्म। वैसे तो जीवन लीला परमात्मा के हाथ में है, कब खत्म होता है हमें नहीं पता, लेकिन उसमें कोई शंका नहीं है कि योग करने से हमारा जीवन लंबा होता है। और आकाश जी, जीवन का लंबा होना महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन की क्वालिटी सुधरना इम्पोर्टेंट है, जीवन खूबसूरत होना जरूरी है। तो योग हमारे जीवन को क्वालिटी वाइज मच बेटर बनाता है। क्या बनाता है? क्वालिटी वाइज मच बेटर बनाता है, खुशनुमा बनाता है, आनंदित बनाता है। ये ढूंढने से भी नहीं मिलता है। आचार्य जी, आपको क्या लगता है कि आजकल युवा सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है योग करते वक्त? योग तो कहाँ कर रहा है प्रभु, कुछ तो कर ही रहे हैं। कुछ तो कर ही रहे। चलिए, योग करते हुए हम लोग हड़बड़ी करते हैं। योग को हम एक्सरसाइज के रूप में कर रहे हैं, हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। और जब हम एक्सरसाइज के रूप में करते हैं तो हमको जो आंतरिक शांति नहीं मिलता, और आदमी युवा शांति के लिए भाग रहा है। वो गाड़ी में शांति देख रहा है, रेस्टोरेंट में शांति देख रहा है, और बाहर की चीज़ों में, भौतिक दुनिया में शांति देख रहा है। शांति तो अपने अंदर है, और योग आपको अंदर देखना सिखाता है। तो युवा को मुझे लगता है कि पेशेंस के साथ करना चाहिए। अगर योगा को ढंग से करेंगे तो उनमें पेशेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पेशेंस आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अगर आप तालाब में एक पत्थर को फेंकेंगे आकाश जी, उसमें क्या आती हैं? तालाब में पत्थर तो लहरें आती हैं। उस लहरों के बीच अपने आप को आप देखना चाहें, अपने चेहरे को देखना चाहें, क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। थोड़ी देर थोड़ी इंतजार करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जब लहरें थम जाती है तो यू कैन वॉच योर सेल्फ वेरी नाइसली एंड क्लियरली। इसलिए युवा को अगर जीवन में आगे बढ़ना है, अपने करियर को फोकस करना है, जीवन की प्रति क्लियरिटी लानी है, तो मन शांत होना चाहिए। तो हर अच्छे डिसीजन शांत मन में होते हैं, उथल पुथल मन में नहीं होते। और योग आपको शांति देता है, सुकून देता है, करियर को चूज करने का आत्मविश्वास देता है। यू नो, दैट्स व्हाई योग इज वंडरफुल फॉर अदर्स थिंग्स। हमारे कई दर्शक होंगे, कई स्टूडेंट्स होंगे जो हमें देख रहे होंगे, परीक्षाओं का तनाव लेते हैं, पढ़ाई का बड़ा तनाव ले लेते हैं। तो उस स्थिति में योग उनको किस तरीके से मदद कर सकता है, और किस तरह का योग उनको ज़्यादा हेल्पफुल होगा? देखिए, इसलिए मैंने डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे संस्थान से बनाए। आनंदम फॉर स्टूडेंट्स, आनंदम फॉर कॉर्पोरेट, आनंदम फॉर ब्लिसफुल वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आनंदित होकर पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई कैसा होगा? बढ़िया होगा, शानदार होगा। और करियर भी कैसा बनना है? तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने अभी जो मोमेंट है, उस पल को अगर आपने बेहतर किया तो आने वाला पल अपने आप ही बेहतर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो स्ट्रेस, जो तनाव है, ऐसा छूमंतर हो जाता है अगर वो योग करेंगे। और जीवन को लोग प्रेजेंट में रहना सीखते हैं। तो जो आजकल स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारा एग्जाम फीवर भी रहता है और स्ट्रेस भी लेता है, तो मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ, स्ट्रेस लेने से काम बढ़िया होता ना प्यारे मित्रों, तो मैं पूरे मोहल्ले वाले को बुलाता मेरे पास और बोलता तुम स्ट्रेस करो, काम बढ़िया हो जाएगा। तो स्ट्रेस में कभी भी काम बढ़िया नहीं हो सकता, स्ट्रेस में काम बिगड़ेगा। तो इसलिए आप योग करें और स्ट्रेस से फ्री रहें। तो योग जो है आपको स्ट्रेस से कोसों दूर रखता है, एंजाइटी से कोसों दूर रखता है, और डिप्रेशन से कोसों दूर रखता है। हम योग
की चर्चाओं में आगे बढ़ते हैं और युवाओं की हम बात कर ली हमने, पुरुषों की भी हमने बात करी, हालांकि सभी जन इसमें आ जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए महिलाओं की भूमिका समाज के अंदर एक काफ़ी अलग होती है। महिलाएं गृहिणियाँ भी होती हैं, कामकाजी भी होती हैं। उस केस में महिलाओं के लिए योग किस तरीके से काम करता है, क्योंकि हमने देखा ज़्यादातर थायराइड और इस टाइप की डायबिटीज़ इस टाइप की बीमारियां काफ़ी संख्या में महिलाओं इससे पीड़ित रहती है महिलाएं, तो उनको कैसे मदद करेगा योग? देखिए, पहले ही हालांकि मैं बता चुका हूं कि योग जहां भी लगता है वहां चमक आता है, फिर भी माताओं बहनों के लिए योग एक अद्भुत तरह से काम करता है। जो कामकाजी महिलाएं हैं, देखिए मैं महिलाओं को मसले माँ बोलता हूँ कि एक समस्या है, वो घर में बाहर कितना भी काम करें घर को भी संभालना होता है, उनको दोहरी भूमिका रहती है। बिल्कुल। तो बशर्ते जो माताएं बहनें घर में रहती हैं, जो बाहर ऑफिस जाती हैं, ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ रखती हैं, मेंटेन रखती हैं, ठीक है। तो इसलिए माताओं बहनों को थोड़ा सा बाहर भी जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं, तो दोनों में बैलेंस करना है। दूसरा, जो आजकल माता बहनों में थायराइड का प्रॉब्लम से बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, जो काम में जाते हैं उनको काम का स्ट्रेस है, तो एक थायराइड जो है स्ट्रेस का कॉज है, हमारे जीवन शैली से रिलेटेड है, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, उसका बहुत सारे इफेक्ट आता है। तो योग थायराइड में बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे मैंने कहा कि इस तरह की समस्या नहीं होंगी, स्पेशली माताओं बहनों में पीसीओडी की समस्या होती है, आजकल कंसीविंग की समस्या बहुत हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की है, मेनोपॉज की समस्या, बहुत सारी समस्या हैं। जैसे वाला हार्मोनल डिसऑर्डर्स, कौन से डिसऑर्डर्स हैं? हार्मोनल। और हार्मोनल डिसऑर्डर्स के लिए योग में अद्भुत उपाय है। क्या है? अद्भुत उपाय हैं। इस तरह के आसन, इस तरह के प्राणायाम जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और सही करते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए योग करते वक्त क्या सावधानियां होनी चाहिए, उस पर एक बार। गर्भवती माताओं बहनाओं के लिए योग एक अद्भुत फायदा करता है। और हमने तो महाभारत के समय में भी पढ़ा था कि जो अभिमन्यु थे, द्रौपदी के पेट में थे, तो उन्होंने अपने जब चक्रव्यूह में घुसने का था तो उन्होंने पूरा ज्ञान था, और अंदर घुसते घुसते द्रौपदी जी सो गई, तो बोले कि निकलने का रास्ता पता नहीं चला। इसलिए हम योग करते हैं तो ओम चैंटिंग है, प्राणायाम है, इस तरह की चीज़ें बच्चों के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं। क्या देते हैं? तो जो हमारा बच्चा होता है सकारात्मक होता है। इस तरह के आसन जो हमारे पेल्विक रीजन को ओपन करते हैं ताकि उन माताओं बहनों की डिलीवरी इजी हो जाए। इस तरह के आसन जो हमारे पेट के साइज को बढ़ा देते हैं ताकि बच्चा आराम से हाथ पैर मारे। तो गर्भवती माताओं के लिए इसलिए हम स्पेशली जो योगा का एक अलग सिलेबस है, जैसे आप अलग अलग डिजीज की बात आपने किया, जैसे आपने थायराइड कहा, प्रेग्नेंस वुमेन्स कहा, है ना, जैसे आपने पीसीओडी का बात है, उन सबको अगर हम जब एक थेरेपी के रूप में लेते हैं, पूरे हॉलिस्टिक अप्रोच के रूप में लेते हैं, तो आपको बताया कैसे हर एक चीज़ का कम से कम 1.5 से 2 घंटे के आसन होते हैं। कितना? 1.5 से 2 घंटे। ये मान के चलिए कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, शानदार रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे के हर एक बीमारी, हर एक समस्याओं का 15 से 18 आसनों का सीक्वेंस होता है, उसको करने में समय लगता है। इसलिए जनरल आदमी भी जीवन में स्वस्थ रहना रहता है, तो उसके लिए भी 15 से 18 आसन आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो करने ही होते हैं, तब जाके जीवन में खुशियाँ आती हैं। प्रेग्नेंट वुमेन का ही बात चल रहा था, मैं बात को उधर ले गया। उनके पैरों में दिक्कत होता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, पैरों के दर्द के लिए कुछ गुल्फ नमन है, गुल्फ चक्कर है, सुप्त पादंगुष्ठान, इस तरह के आसन हैं जो उनके लिए बेहतर रिजल्ट देते हैं। बात होती है बीमारियों की जी। एक आप योग केंद्र भी संचालित करते हैं, कई योगा सीखने के लिए आपके पास आते हैं प्रशिक्षु, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी बड़ी बीमारी है जिसको जो सबसे ज़्यादा योग केंद्रों तक लोगों को ला रही है? देखिए, मुझे नहीं पता, जो हमारे पास मोस्टली पेशेंट आते हैं नी पेन के आते हैं, तो मुझे लगता है मोर देन 500 नी रिप्रेशन केस यहाँ होने से रुके हैं। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आपको घुटनों में 10 दिन में आराम नहीं आए तो नहीं आइए। इस तरह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डे बाय डे बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग सिटियों में रहते हैं, और सिटी में कौन सा जॉब है? सिटिंग जॉब है। तो पहले आप मुझे कह चुके हैं कि मुझे 8-9 के 7-8 घंटा बैठना पड़ता है, तो उसको कैसे कवर करें? फ्रोजन शोल्डर है, और आजकल डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, क्योंकि हमारा खाना अनियमित है, हम अपने पाचन तंत्र के लिए कुछ नहीं करें तो गैस्ट्रिक, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं डे बाय डे में देखने को मिलता हूँ।
और इसी तरह से अनिद्रा एक बहुत भयंकर बीमारी हो रही है, लोग मेरे पास आते हैं बोलते साहब नींद ही नहीं आ रही, चैन ही गायब हो गया, तो मैं चैन ले आता हूँ, उनको कहता हूँ 10 दिन में तुम घोड़े बेच के सोने लग जाओगे। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आजकल कॉमन चल रही हैं और मेरे पास हर चीज़ का निदान है योग के पास। अगर सही मार्गदर्शक के पास आप जाएंगे तो योग में हर चीज़ का निदान है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। आचार्य जी, मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि कोई आदमी, कोई पेशेंट है और वो बीमार है और दवाएं उसकी चल रही हैं, तो दवाएं बेहतर काम करेंगे या योग? किस तरीके से? योग करेंगे तो दवाई अपने आप बेहतर काम करने लग जाएंगी। तो मैं ये नहीं कहता कि एकदम से दवाई बंद करिए, जब धीरे धीरे जब हम करने लगते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, जो आप दवाई ले रहे हैं वो सही से काम करने लगता है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास थायराइड के लिए लोग आते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। सपोज जो कहते हैं मैं 100 mg ले रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ 3 से 4 महीने में 25 mg कम करूँगा। मेडिकल टर्म्स में मोस्टली मुझे देखने को मिलता है कि 25 से 35 हो गया, 35 से 50 हो गया, 50 से 70 हो गया, ऐसा बढ़ता जाता है। मैं उल्टा काम करता है, मैं घटाता जाता है। और रिपोर्ट भी ऐसा नहीं, मैं कभी भी अंधेरे में तीर नहीं चलाता कि भैया मैं सही कराता हूँ या ये बाकायदा टेस्ट कराते हैं हर 3 से 4 महीने में, और हम 25 mg कम करते चले जाते हैं। और वाकई में जैसे वो सही होना चाहते हैं तो साल सवा साल का काम है, अगर वो 25 mg ले रहे हैं तो 4-5 महीने में सही हो जाता है। इसी तरह से हर एक बीमारी के साथ हम दवाइयाँ बंद नहीं कराते। अगर आप योग करेंगे तो दवाइयों की सबसे बड़ी बात है, अगर आप योग करेंगे तो दवाइयों के जो साइड इफेक्ट हैं आकाश जी, वो कम हो जाएंगे और ना के बराबर हो जाएंगे, और धीरे धीरे आपकी दवाई छूट जाएगी। क्योंकि दवाई से जीवन चल नहीं सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे अदर अंगों पर भी उसका इफेक्ट आता है। एक योग के अंदर जो सबसे बड़ी चीज हमने देखी, डीप ब्रीदिंग जी। तो गहरी सा, आप इसे चमत्कारी अभ्यास भी बोलते हैं या चमत्कारी शक्ति भी कहते हैं, तो ये क्या चीज है, किस तरीके से काम करता है? चलिए एक सवाल का मैं जवाब पूछता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से दर्शक लोगों भी श्वास के प्रति अवेयर होंगे। तो एक चीज आकाश जी मैं आपसे पूछता हूँ, दर्शकों से तो पूछ ही रहा हूँ क्योंकि हमारे आकाश जी आपको रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। अगर हमको खाना खाने को नहीं मिले आकाश जी, हम कितने दिन जिंदा रह सकते हैं बताइए? मैं तो ज्यादा नहीं रह सकता, 48-72 घंटे मान लो पानी पी के ज्यादा से ज्यादा। मेडिकल साइंस कहता है अगर हम खाना नहीं खाए तो कम से कम 20 से 21 दिन हम लोग वी कैन सर्वाइव। तड़प तड़प के मर जाएंगे, 20 से 21 दिन सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत बुरी हालत, वी कैन सर्वाइव। ओके, कुछ ऐसे देखिए, जब मैं 21 दिन की बात करता हूँ तो कुछ लोगों के मन में आता अरे कुछ लोग तो 3 महीने भी रहते हैं। कुछ लाखों में एक जैन साध्वियन साधु लोग रहते हैं। तो मैं कंपेयर नहीं, क्योंकि मैं ऐसा बोलता हूँ मीडिया के माध्यम से लोगों को एकदम सवाल, अच्छा ऐसा थोड़ी है, तो इसलिए आपको बता दो कि कुछ जैन साधु संत जो हैं वो 2-3 महीना भी रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल है कि हाउ मेनी डेज वी विल सर्वाइव विदाउट वाटर, कैन यू टेल मी? पानी के बिना 6 से 7 दिन। 6 से 7 कभी ट्राई किया आपने? नहीं, कोशिश भी नहीं करनी मेरे को तो। दर्शकों आप क्या कहते हो, आप जो भी कहते हो मन में रख लेना, क्योंकि हम आपसे रूबरू नहीं हो सकते। जी जी। तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस 5 से 7 दिन हम पानी के बिना जीवित रह सकते हैं। डिपेंड टू प्लेस, जगह का फर्क आता है। अगर हम हिमालयी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ मौसम में आर्द्रता है, क्या है आर्द्रता, वहाँ पर हम 5 से 7 दिन रह सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि गर्मी के मौसम में जैसलमेर या बीकानेर में ले जाके रेगिस्तान में छोड़ दूं, तो मुझे लगता है 2 दिन भी सर्वाइव करना मुश्किल है। इट्स ट्रू और नॉट? बिल्कुल सही बात। अगर आज के टाइम में जो ये भयंकर गर्मी है, इस गर्मी के टाइम में तो आदमी कर ही नहीं पाएगा। नहीं कर पाएगा। अगर एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ और दर्शक आपके साथ, अगर हमें श्वास बिना श्वास के हम कितना दिन जीवित रह सकते हैं? दिन, कुछ सेकंड, हम तो नहीं रह सकते भाई। श्वास नहीं लेंगे तो कैसे रहेंगे? यही तो आप मुझे बताइए आकाश जी कि हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा पावरफुल क्या हुआ, खाना, पानी या श्वास? श्वास हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम श्वास को ध्यान कहाँ देते हैं, मुझे बताइए? बात तो सही है। हम खाने पीने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि बिना कमाई करे खाना पीना मिले को नहीं। हाँ, कहीं बोले हमें खाना नहीं मिलता हमें, मिले को नहीं, है ना? पानी, अगर आप अरब कंट्रियों में जाते तो तेल ही वहाँ पानी के लिए भागते हैं, तो पानी भी मान सकता हूँ। लेकिन श्वास को हम फोकस नहीं, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल से इसलिए पता है कि आप डिसाइड करिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्या हमें श्वास लंबे गहरे लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? जिस हिसाब से आपने उदाहरण दिया है उस हिसाब से हमें लगता है कि श्वास हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। लेकिन हम श्वास को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, पता है क्यों?
भगवान ने हमें फ्री में दिया फ्री है, में दे दी, फ्री और की चीज की कदर नहीं है। कदर नहीं है। मैं डायमंड भी दे दूंगा तो आकाश पहले जाके ज्वेलर्स के पास जाएंगे, गुरुजी इसको ने चेक करो। चेक करो, बोले ऐसे डायमंड क्यों दे दिया। तो जो श्वास है ना वो डायमंड है हमारा। तो आप लोग श्वास से प्यार करिए। और इसकी इम्पोर्टेंट मैं बताऊं, और आप लोगों ने सफ़र किया भूल गए, कोविड के समय मेरे पास फ़ोन आया करते थे, गुरुजी 1-1 लाख का इंजेक्शन था और सिलेंडर नहीं थे। तब मेरा एक आर्टिकल निकला था, भगवान ने तुमको 2 सिलेंडर दे रखे हैं, कितने? 2। उसको ही नहीं भरते हो, बेचारा छोटा मरा मरा सा श्वास लेते हो। अरे जिंदा दिली से श्वास लोगे तो जिंदा ज़्यादा रहोगे। ये श्वास वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में इंसान के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। और अगर वो शांति योग से किस तरीके से? अगर तुम श्वास को भी देखने लग जाओगे ना आप लोग, तो भी शांति आ जाएगी। और हमने कहा है ना, शास्त्रों में भी कहा है और हम जानते भी हैं। और आपसे ही सवाल पूछ लेता हूँ, अगर आपका श्वास लंबा गहरा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका श्वास लंबा गहरा है तो मन कैसा होगा बताइए? मन शांत रहेगा हमारा। अगर मन शांत होगा तो श्वास कैसे चलेगा? अगर मन शांत है, श्वास कैसे चलेगा? एक लयबद्ध तरीके से चलेगा। जी, तुम आप लोग मालिक है अपने हाथ को, श्वास को कैसे लेना है, कैसे निकालना है। आप थे फालतू में परेशान हो रहे हो कि भैया चिंता हो रही है, टेंशन हो रही है। अरे श्वास को भी आपने देख लिया। मैं तो योग गुरु होके भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा कि आप प्राणायाम करो। श्वास को भी लंबा गहरा लिया तो भी आपको शांति अपने आप आ जाएगी। इसलिए भगवान बुद्ध देखिए, भगवान बुद्ध एक राजा से, अगर मैं अक्सर ये रिपीट करता हूँ, कहीं भी मेरे लेक्चर होते हैं, तो भगवान बुद्ध एक सम्राट चक्रवर्ती राजा थे। एक चक्रवर्ती राजा से अगर वो भगवान बने हैं, उनके कर्म से बने हैं, उनके ध्यान से बने हैं, उनके श्वास को देखने की पद्धति से बने हैं, तो हम लोग भी अगर थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो हम भी सुकून और चैन की दुनिया में चले जाएंगे। एक सबसे बड़ी जो चीज है, नशे की आदत जी, सिगरेट हो, तंबाकू हो, दारू और बियर जो भी बोलते हैं, तो इन चीज़ों के आदी हो गई है आजकल काफ़ी जनरेशन, खासकर नई जनरेशन जी। तो इसे छुड़ाने के लिए योग कैसे काम कर सकता है? क्योंकि नशा मुक्ति केंद्रों पे लोग जा रहे हैं, लेकिन उनको इन चीज़ों की जरूरत ना पड़े, सिर्फ योग से वो चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। देखिए, आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया और मेरे पास कई सारे लोग आते हैं इस बारे में। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि भैया आप छोड़ना चाहते हो कि छुड़वाना चाहते हो? मेरे पास जो लोग आते हैं ना, कुछ पत्नी आते हैं, भाई इनका छुड़वा दो, कुछ आते हैं इनका छुड़वा दो, एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग करते हैं। तो मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, भाई तुम छोड़ना चाहते हो कि छुड़वाना चाहते हैं? अगर हम छोड़ना चाहते हैं, मेरी बात ध्यान से, अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो योग से 100% छूट सकता है, लेकिन रोज 2 घंटा मेरे अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपके अकॉर्डिंग आप मुझे रोज 2 घंटा दें, और जब आप धीरे धीरे करने लगेंगे, आपके अंदर बदलाव आना लगेगा। विदिन मंथ में आपको फर्क नजर आएगा। अगर आप 5-6 महीना, साल भर करेंगे, कितना? साल भर। शॉर्टकट नहीं है मेरे पास, तो आपका नशा भी छूट जाएगा, बशर्ते आपको छोड़ने का भाव होना चाहिए। जब नशे की मैं बात करता हूँ, आदमी बोलता है एक पैक ले लूंगा तो नींद आएगा। अरे तो हम बेहोश हो जाते हैं, हमें नींद नहीं आती है। क्या होता है? हम बेहोश हो जाते हैं शराब के नशे में, दूसरे दिन उठते ही फिर वापस नशा। मैं तो एक योग का नशा देने की बात करता हूँ, आनंद देने की बात करता हूँ, चैन देने की बात करता हूँ। वो सिर्फ योग से आएगा और करने से ही होगा, बातों से नहीं होगा। तो मैं पक्का बोलता हूँ, नशा छूट सकता है, बस आपके मन में हो कि मुझे छोड़ना है, मेरा आदत खराब है, छोड़ना चाहता हूँ। अगर ऐसे भाव होंगे तब तो छोड़ा जा सकता है योग के माध्यम से, अदरवाइज मैं कुछ नहीं बोलता। आपने कहा योग का नशा देना चाहता हूँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि योग के नशे से आप उस नशे को काट दें। आप परम आनंद आपको मिलेगा, तो ये तो छोटा मोटा आनंद है ना, ये तो क्षणिक है। नशा क्या है? आपने कस मारा तो लगता है मजा आ गया, एक पैक पिया तो मजा। मैं तो तुमको परमानेंट मजे की बात कर रहा हूँ, परमानेंट आनंद दे दूंगा, ये मसा अपने आप ही भूल जाओगे। कोई एक किस्सा हमारे साथ साझा कीजिए कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्तित्व आया जो पहले बहुत इन चीज़ों का आदी था और सारी चीज़ें थी, लेकिन योग ने उसके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। मेरे एक मित्र हैं, अभी तो उन्होंने बिहार में अपना योगा सेंटर खोला जी। वो पहले होटल लाइन में थे और मेरे पास आए तो उनका ही जो वंडरफुल पर्सन, दूध में पड़ा हुआ बच्चा, कहाँ पे? दूध। और बचपन से उनको ड्रिंक्स की आदत होगी, तो रग रग में उनकी नशा था और
जो नशा करते हैं उनको मालूम है, वो सोचते हैं जब नशा करते हैं वो बोलते हैं कल से नहीं करूँगा, क्या बोलते हैं, कल से नहीं करूँगा, यही बोलते हैं। ठीक है ना, आज पी लिया कल से नहीं पीऊँगा, तो कल होते होते वापस आज आ जाता है, कम भूल कल से नहीं को, तो घर वाले भी परेशान, घर वाले कोई वादा करते हैं, तो वो यहाँ से गए, घर वाले उनके परेशान थे, तो मेरे पास होटल लाइन से मेरे पास आए, बोले कि मुझे आपके साथ रहना है। मैं भाई मेरे साथ रहना है तो योगा करना है, तुम्हारा नशा छोड़ना पड़ेगा। तो उस बंदे को मैंने मेरे पास रखा, सुबह शाम योगा कराया, मोटो था मुझे, कभी कभी तो मुझे रास्तों से उठा के ये योगा गुरु, मैं पहली बार ऐसी पोल खोल रहा हूँ, उनको लाना पड़ा। लेकिन 1 साल में उन्होंने नशा करना छोड़ दिया और आज अपना योगा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और अपना जीवन यापन शानदार तरीके से कर रहे हैं। एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, तुम चाहते हो क्या, तुम चाहोगे तो पॉसिबल है, मेरे चाहने से नहीं। तो योग, इसलिए मैंने शुरू में बोला योग सबको बदल देता है, लेकिन हम किसी को बदल नहीं सकते। तो साधना करने से बदलाव आएगा, कहने से नहीं आएगा। बिल्कुल, आपकी बात बहुत प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए और हमें लगता है कि दर्शकों को बहुत पसंद आ रही होगी। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा आचार्य जी कि योगा पीस की जो स्थापना आपने की है, इसका विचार कैसे आया? और हमने आपके बारे में जितना पढ़ा है कि आपने करीब 3000 से ज़्यादा योग टीचर्स तैयार किए हैं, योग शिक्षक तैयार किए हैं, तो ये काम कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो इसलिए कहा कि मेरा जब 98 में मैंने योगा पीस की स्थापना की, 2007 में मुझे याद है 6 या 5 में जब हमने इंस्टीट्यूट डाला, तो हमको मन में सब जयपुर के लोग हमें बोलते थे आप योगा बहुत अच्छा सिखा है, हमें भी सिखाइए। तो हमने जब सिखाने लगे तो हमने जयपुर से सारे शिक्षक लोग आए, कम से कम 35-40 के आसपास। तो हमने उस समय 3000 फीस रखा। कितना? 3000। हर संडे हम क्लास लेंगे और 3000 रुपये फीस। जैसे 3000 रुपये का उन्होंने नाम सुना तो आप यकीन नहीं करेंगे, 35 तो वैसे गायब हो गए। होता है। तो वो जर्नी जो मेरी थी वहाँ से शुरुआत किया और आज मुझे कहते हुए फख्र होता है, भगवान की बहुत अनुकंपा है। वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स कौन सा? देखिए, MA, BA, PhD अलग बात है। सर्टिफिकेशन कोर्स आप नेट में सर्च करेंगे, जहाँ मुझे नॉलेज, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, 200 घंटे, 300 घंटे, 500 घंटे आपको मिलेंगे, लेकिन 1800 घंटे नहीं मिलेंगे। आप सर्च कर लीजिए, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो वी आर प्रोवाइडिंग 1800 आवर्स कोर्स। तो एवरीडे 8 घंटा हमारा ट्रेनिंग चलता है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स होते हैं कि गुरुजी शॉर्ट करो, मैं क्या नहीं, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। तो मुझे बहुत सारे टीचर तैयार नहीं करने, मुझे लगता है कि एक भी बच्चा हो उसमें पूर्ण ज्ञान हो, उस पर्पज़ से मैंने शुरू किया। और रोज़ 8 घंटे ट्रेनिंग होती है। हमारे पास 10 फैकल्टीज़ हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के डॉक्टर्स आते हैं, हम खुद स्वयं 3-4 घंटे उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। अभी वर्ल्ड वाइड बच्चे हमारे पास आते हैं, तो हमें अच्छा लगता है और अपना वंडरफुल करियर कर रहे हैं। हमारे बच्चे दुबई में हैं, UK में हैं, डिफरेंट स्टेट्स में हैं और दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क एज ए करियर। जो आपने बताया कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं विदेशों से भी आ रहे हैं और आपके पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आए भी होंगे, लेकिन वो भारतीय योग को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या योग डिफरेंस है भारत का या विदेशों का? योग में कुछ डिफरेंस नहीं, हमने बना दिया है। कैसे? जैसे देखिए, एक सिंपल बात बताता हूँ। अगर 2 भाई हैं जी, है ना, एक की माँ के पेट से 2 जुड़वा भाई भी आ गए, उनके काम करने की शैली अलग होती है। क्या होती है? शैली अलग। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न शैली से कराते हैं। आज आप में अच्छे गुरु शिष्य हैं, आपकी मेरी नहीं बनी, डिस्म हुआ, मैं थोड़ा सा अलग से कर दूंगा, फिर मैं अलग से करूंगा तो मेरा जो स्टूडेंट्स है वो तो अलग। तो आदमी कुछ हटके दिखना चाहता है। क्या कहना चाहता है? हटके दिखाना। तो इसलिए अलग अलग विधाएं बन गई हैं। सबका पर्पज एक है कि योग को आगे लेके जाना। तो इसलिए विधाएं अलग हैं, लेकिन हाँ, एसेंस वही होना चाहिए। इसलिए आजकल हम भाग रहे हैं, तो इसलिए मैं भागता नहीं हूँ, मैं बड़ा पेशेंस के साथ रहता हूँ। आपको लगता है कि योग के क्षेत्र में आज भारत विश्वगुरु बन रहा है या बन चुका है या बनने की ओर अग्रसर है? मुझे लगा बना हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं है। बनने वाला बना हुआ है ही, तभी तो विदेशी हमारे पास आके सीख के जाते हैं। अलग बात है कि वहाँ थोड़ा सा वो लोग डिफरेंट तरीके से कराते हैं। आज हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, लाखों स्टूडेंट्स बाहर से आके सीखते हैं और यहाँ से सीख के जाते हैं, वहाँ सिखा रहे हैं। तो मदर बॉडी तो यही है। बिल्कुल, तो कहते भी हैं हम कि विश्वगुरु है भारत, और योग भारत ने ही दिया है।
बस आज उसको ना अंतर्राष्ट्रीय हमें स्तर और पे ज़्यादा उसके एसेंस के साथ चलने की ज़रूरत है। तो मैं सभी योग गुरुओं से, योग ऋषि मुनियों से कहना चाहूँगा एक शिष्यों को कि आप योग की महत्ता को किसी भी हालत में कम होने नहीं दें। कभी कभी हम योगा एज ए करियर को देखते हुए हम सोचते हैं कि योगा में थोड़ा सा ढीला ढाला नहीं देना चाहिए। फर्स्ट अथ योगा अनुशासन, हम अनुशासन में रहें और लोगों को अनुशासन सिखाएं। ऐसा नहीं मैं तो खाऊं रसगुल्ला तुम बोले तुम मत खा, मैं तो बैठूँ ऐसे तुम बोले तुम सीधा बैठ। तो ये जो प्रक्रिया है हम जैसे हैं वैसे ही प्रेजेंट समाज को करना और समाज को वैसे ही बनाने का प्रयास करना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अंत में एक दो सवालों के साथ अपन ख़त्म करेंगे इस बात को। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आने वाले 10 सालों में, आने वाले जो अगले 10 साल हैं, इसमें योग को आप किस तरीके से देखते हैं और किस ऊंचाई पर देखते हैं? देखिए, मैं किसी भी तरह से देखता नहीं हूँ, मैं योगी आदमी हूँ, प्रेजेंट में रहता हूँ और मैं अपना बेहतर करने का कोशिश करता हूँ। तो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट मोमेंट्स। वर्ल्ड इज वंडरफुल और योग भी कहता है कि प्रेजेंट में जियो। और क्योंकि आपने पूछा तो बताता हूँ, बीमारियाँ बढ़ने वाली हैं, लोग स्ट्रेस में आने वाले हैं, इसके समय पर योग में एक एज ए करियर के रूप में भी बहुत वंडरफुल स्कोप्स है। और लाइफ को सुकून पाने के लिए भी आदमी घूम फिर के कहते हैं ना घर में ही आ गया, तो हर कोई को सुकून तो चाहिए, तो सुकून के लिए आदमी योग में आने वाला। ये तो बहुत ही वंडरफुल फ्यूचर है। क्या है? वंडरफुल फ्यूचर। हेल्थ की दुनिया में योग वंडरफुल फ्यूचर है, जो मुझे फील होता है। अगर मान लो कि मेरी इच्छा है योग सीखने की, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या उस इच्छा शक्ति को कैसे जागृत किया अरे जाए? ये सब छोड़ दो, आप मेरे पास आओ। योग तो सिखाने की चीज, ऐसा मुश्किल कुछ है ही नहीं। मैंने कहा श्वास लंबे करे लो, उसमें क्या सिखाऊंगा बताओ। इन टेक्निक से आप शुरुआत करो। योग का मतलब है तो जोड़ना, आप जुड़ तो जाओ, चीजें अपने आप हो जाएंगी। सिर्फ आपने डिफिकल्ट आसन कर दिया, शरीर को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, वो आसन थोड़ी है। आसन तो परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है। उस रास्ते में जब शरीर स्वस्थ रहेगा, क्या रहेगा? स्वस्थ तो स्वस्थ शरीर को रखने के लिए आसन क्रियाएं हैं, बहुत ही इजी वे पे कराते हैं। हर एक की क्षमता अलग है, तो इसलिए हम हर एक की क्षमता के अनुसार करते हैं। इसलिए डिफिकल्ट मत जाइए, योग तो अद्भुत है। एवरीबडी कैन डू, एवरीबडी कैन डू। बूढ़ा से बूढ़ा आदमी भी कर सकता है। मेरे पिताजी 84 साल की उम्र में मैंने उनको योगा कराया। कितने साल की उम्र में? 84 साल। आप मुझे बताइए। हम बोलते हैं एक पैर कब्र में है। वो गाँव के ठेठ पढ़े लिखे भी नहीं थे, हल चलाने वाले थे। सिटी में लाया, मेरे साथ ढाला, उनको योग कराया और उसके बाद 17 साल तक रहे। कितने साल तक? 17। 101 योग के बाद, शुरू करने के बाद। यस, 101 वर्ष की उम्र में पिताजी ने जो अपना ये दहे और छोड़ा। तो अब मेरा मदर है, ये 80 ईयर्स ओल्ड, शी इज डूइंग एवरी डे 2 आवर्स। अब आप बताइए इससे आसान क्या होगा प्रभु? ये जो नहीं करना चाहते उनके लिए बहाना चाहिए। क्या चाहिए? बहाना। आज टाइम समय नहीं है, मेरे से नहीं होता है। तो योग में बहाना नहीं चलेगा। मतलब योग उम्र को तो बढ़ाता है। 100% क्या नहीं बढ़ाता? उम्र बढ़ाता है, काम करने की ऊर्जा बढ़ाता है, कैपेसिटी बढ़ाता है, जीवन को मस्त मौला बना देता है। तो आचार्य जी, आज की बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि योग सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, योग आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए और हर दिन योग करें, योग को अपने जीवन में शामिल करें। आचार्य जी धन्यवाद। कहते हैं कि योग वो दौलत है जो बांटने से बढ़ती है, योग वो रोशनी है जो अंधेरों में भी राह दिखाती है। तन को शक्ति, मन को शांति और जीवन को दिशा देता है योग। योग इंसान को स्वयं से मिलाता है। तो ये थे योगाचार्य ढाका राम जी, जिनकी बातों से साफ समझ आता है कि योग केवल कुछ आसनों का नाम नहीं है, बल्कि बेहतर जीवन जीने की एक संपूर्ण जीवन शैली है। आज जब दुनिया तनाव, अवसाद, अनियमित जीवन शैली और बढ़ती बीमारियों से जूझ रही है, तब योग हमें प्रकृति, शरीर और आत्मा के साथ जोड़ने का सरल रास्ता दिखाता है। योगाचार्य जी ने बहुत सरल शब्दों में हमें बता दिया कि स्वस्थ समाज की शुरुआत स्वस्थ व्यक्ति से होती है और स्वस्थ व्यक्ति की शुरुआत स्वयं की साधना से। कहते हैं कि जो खुद को जीत लेता है वही संसार जीतता है। योग उसी विजय का पहला कदम होता है।
21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि दिन में कुछ मिनट ही सही, लेकिन योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाइए। योगाचार्य जी NSC 9 न्यूज के इस खास पॉडकास्ट में शामिल होने और अपने बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आकाश अग्रवाल और आप देख रहे थे NSC 9 न्यूज। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और योग से जुड़े रहिए। हरिओम तत्सत।